Good morning, students. From today, we are going to start our new topic, that is the atomic spectra, right? So, basically, in our last class, we have discussed the Rutherford's experimental model. रदरफोर्ड ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ऑल्सो हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा मॉडल्स, अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, और उसी के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी थी. बेसिकली एटॉमिक मॉडल दिया था, राइट? सो ऑल दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, या इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं. सो बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. सो यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म स्पेक्ट्रम. सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है. सो यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में. यू नो दैट लेट दिस बी द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट. यहाँ पे हमने मान लिया कोई प्रिज्म है, और आपको पता है कि जब सोर्स से कोई लाइट इस प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं हम, तो उसका डिस्पर्जन होता है, राइट? और यहाँ पे हमको 7 कलर के बैंड्स मिलेंगे, और इन 7 कलर्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी विबग्योर. ये चीज हमको पता है. सो बेसिकली ये जो 7 कलर का बैंड्स हमको देखने को मिला है, इस बैंड को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिला क्योंकि ये जो सारे कलर्स थे वो विजिबल रेंज में आ रहे थे. लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट नहीं लेता और इंफ्रारेड रेडिएशन ले लेता, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ले लेता, या किसी भी दूसरी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेता, राइट? तो उस केस में भी स्पेक्ट्रम जो है वो मुझे देखने को मिलता है. हालांकि द स्पेक्ट्रम विल नॉट बी विजिबल इन दैट कंडीशन. क्यों? क्योंकि हमारी रेडिएशन विजिबल रेंज में नहीं होगी, तो हमको स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देगा. लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, राइट? सो बेसिकली ये स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट अलग अलग वेवलेंथ की ये जो अलग अलग कलर हमको दिख रहे हैं वो किस कारण से दिख रहे हैं? ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर कलर्स, राइट? हमको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं क्योंकि हर एक कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है. और कहने को यहाँ पे 7 कलर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स जो है वो प्रेजेंट है, राइट? यू नो दैट 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज में ये सारे कलर्स आते हैं. तो ऐसा तो नहीं होगा कि 4000 के बाद सीधे 5000 आ गया, फिर सीधे 6000, फिर 6500. इस तरीके से नहीं होता है. ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न में चलता है. अगर यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम है तो 4001, 4002, इस तरीके से धीरे धीरे करके जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है, और हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर शेड होता है, राइट? जैसे कि वायलेट, फिर थोड़ा सा लाइट वायलेट, फिर थोड़ा लाइट वायलेट, इस तरीके से लाइट होता जाता है. फिर इंडिगो, डार्क इंडिगो, फिर लाइटर इंडिगो. इस तरीके से जो कलर्स हैं वो डिफरेंशिएटेड कलर्स हमको देखने को मिलते हैं, और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा. तो ये जो था, ये जो हम जानते हैं, पढ़ते हुए आए हैं, ये बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम होता है क्योंकि ये विजिबल रेंज में लाई करता है. मतलब ये कलर्स हमारी आंखें इन कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पाती है, इसलिए स्पेक्ट्रम हमको दिखता है. ऐसे बहुत से दूसरे स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते क्योंकि वो हमारे विजिबल रेंज के बाहर होते हैं, या उनकी वेवलेंथ विजिबल रेंज से बहुत कम भी हो सकती है, राइट? तो वो दोनों ही कंडीशंस में हमको वो देखने को नहीं मिलेंगे. बट सिंस वो हमको देखने को नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट ही नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस डेफिनेटली होगा. सो हम इन्हीं स्पेक्ट्रम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ऑल्सो किन किन स्पेक्ट्रम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, राइट? सो बेसिकली जब भी हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम्स होते हैं या स्पेक्ट्रा होते हैं. फर्स्ट वन वुड बी द एमिशन स्पेक्ट्रा एंड द सेकेंड वन वुड बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. जब भी किसी पार्टिकल ने, ऑब्वियसली बात है, हमको नाम से समझ में आ रहा है दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट ने
एनर्जी इमिट करी है, तो एनर्जी इमिट करने के कारण जो स्पेक्ट्रा बनेगा या स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम बोलूंगा इमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर लाइट एब्जॉर्ब की है या एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, राइट। So the spectrum obtained by light emitted from the incandescent body is called the emission spectra। अगर कोई incandescent body है और वो लाइट को इमिट कर रही है तो उस केस में जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा दैट विल बी द इमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड हेंस यू विल गेट द टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स हियर। हमको इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को डिटेल में डिस्कस करना है। अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा है इसको आप फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। So you can divide this emission spectrum in the 3 categories. The first one would be the continuous spectrum। पहला होता है continuous spectrum। continuous का मतलब जहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन्ड हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको समझते हैं। दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा और जो तीसरा होगा दैट विल बी द बैंड स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रा। सो बेसिकली ये 3 टाइप के स्पेक्ट्रास आपके पास होते हैं। तीनों को समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम्स जो है वो किस तरीके से होते हैं और किस तरीके के पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने एक विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की थी विबग्योर, तो विबग्योर में हमको पता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज में जो वेवलेंथ है वो लाई करती है, राइट। अब 4000 से 8000 तक की वेवलेंथ में लाई करने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4000 के बाद डायरेक्ट 5000 आ जाए या 5500 या 4500। इस तरीके से जंप अगर नहीं लगे और आपको हर एक कलर की पर्टिकुलर वेवलेंथ मिले 4001, 4002, 4003 और इस तरीके से सो ऑन, तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी में जो वेवलेंथ है वो मिल रही है, दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जो ऑयल लैंप होता है या फ्लेम ऑफ कैंडल होती है उनसे आने वाली लाइट्स का अगर मैं स्पेक्ट्रा देखूं, ऑयल लैंप हो गया, राइट, या कैंडल फ्लेम हो गई, इनसे आने वाले स्पेक्ट्रास जो होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होते हैं क्योंकि वहां पे आपको हर एक वेवलेंथ की लाइट जो है या हर एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम जो है वो देखने को मिलेगा। अब लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है यहाँ पे हमको बैंड देखने को मिलते हैं, इतना इतना कलर जो है वो वायलेट कलर का दिखेगा, इतना इंडिगो, इतना ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, इस तरीके से हमको बैंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा में हमको ये बैंड देखने को नहीं मिलेंगे, हमको कुछ शार्प लाइंस देखने को मिलेंगी। मतलब कि यहाँ पे एक कलर की आपको लाइन दिख गई, फिर बाकी का ये जो पार्ट है ये पूरा ब्लैक दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको पतली सी एक और लाइन दिख गई, फिर बाकी जो पूरा पार्ट है वो डार्क दिखेगा, मतलब ब्लैक कलर का दिखेगा। तो इस तरीके से जब हमको पर्टिकुलर वेवलेंथ ही कुछ लाइट्स दिखती है, मान लीजिए ये 4010 हो गया, फिर ये कोई पर्टिकुलर रेंज में आ गया 7110, तो जब हमको पर्टिकुलर किसी एक वेवलेंथ की ही लाइट दिखे और बाकी जगह हमको डार्क फ्रिंजेस दिखे या ब्लैक कलर दिखे, तो उस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, राइट। मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, उसमें केवल कहीं कहीं पे हमको इस तरीके की कलरफुल लाइंस दिख रही है, इस तरीके का स्पेक्ट्रम जो हो जाएगा दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, राइट। So the spectrum consists of thin and bright lights और black background is called as the line spectra। like जो पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है और सिर्फ कहीं कहीं पे हमको ब्राइट कलर की लाइट्स दिख रही हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा, दैट विल बी कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रा। बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रा कहाँ देखने को मिलता है? सो लाइन स्पेक्ट्रा का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक करंट को हम गैस या वेपर से पास करवाते हैं तो वहां पे हमको
लाइन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर समझे तो सोडियम लैंप और मर्क्यूरी लैंप आप लोग कॉलेज लेवल पे पढ़ेंगे। सोडियम लैंप और मर्क्यूरी लैंप जो होते हैं वो लाइट के सोर्स होते हैं। बेसिकली उनसे आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो मिलती है, राइट। सो सोडियम लैंप जो है वो हमको येलो कलर की लाइट देता है। तो जब आप इन मोनोक्रोमेटिक लाइट को स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करोगे तो वहां पे आपको लाइन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही जो लाइट है वो ब्राइट दिखेंगी, बाकी जो पूरा है वो हमको ब्लैक कलर का शेडो या ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिखेगा, राइट। द थर्ड वुड बी द बैंड स्पेक्ट्रा। Band spectra is somehow similar to the continuous spectra. The difference will be only that continuous spectra में कहीं पे भी हमको black color नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हमको एक फ्रिंज मिल गई वायलेट कलर की मान लिया, बाकी का फिर पूरा पोर्शन ब्लैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज हमको देखने को मिल गई किसी पर्टिकुलर कलर की, फिर कोई पोर्शन ब्लैक आ गया। तो इस तरीके से अगर पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो और कहीं कहीं पे हमको बैंड्स मिल रहे हो, यहाँ पे लाइंस मिल रही थी, यहाँ पे लाइन नहीं मिलके हमको बैंड्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द दैट विल बी कॉल्ड एज द बैंड स्पेक्ट्रा। जब हमको ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर कहीं कहीं पे स्पेसिफिक वेवलेंथ पे फ्रिंजेस मिले। अब यहाँ पे बेसिकली इसका रीजन क्या है, वहां पे क्या हो रहा था, एक स्पेसिफिक मान लिया 4010 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दिख गई। यहाँ पे क्या है, 4000 से लेके 4100 तक की वेवलेंथ हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद 4200 से सब गायब है, फिर डायरेक्टली हमको दिख रही है यहाँ पे 6700। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो जब किसी पर्टिकुलर रेंज की वेवलेंथ आपको दिखे, बाकी सारी गायब हो जाए, तो उस तरीके के स्पेक्ट्रम को आप बोलोगे बैंड स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रा, राइट। बैंड स्पेक्ट्रा के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर आप स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकालें तो उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होगा वो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा, राइट। बुनसन फ्लेम जो होती है, बुनसन बर्नर आपको पता है दैट यू यूज इन द केमिस्ट्री लैब। बुनसन बर्नर में जो ब्लू कलर की फ्लेम आती है, उस ब्लू कलर की फ्लेम का अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकालें तो दैट कैन आल्सो बी द एग्जांपल ऑफ द band spectra, and there are so many examples that you can read by your own, right. So this is basically the atomic spectra. Emission spectra के 3 types हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। Now the next would be the absorption spectra. हम लोगों ने emission spectra उसके 3 types डिस्कस कर लिए हैं। absorption spectra क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पे जो emission हो रहा था वो because of light का मतलब जो स्पेक्ट्रम हम देखने को मिल रहे थे वो बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ लाइट हमको देखने को मिल रहा था, राइट। जब किसी एटम ने लाइट एब्जॉर्ब की तो लाइट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, राइट। इसके पीछे का मैकेनिज्म अगर हम समझें तो आपको पता है ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, राइट, सो ये क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। बट ऑब्वियसली अपने हायर एनर्जी लेवल में केवल कुछ समय के लिए रह सकता है, परमानेंटली वो वहाँ पे नहीं रह सकता है, इसलिए उसको फिर से वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में, अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में आना पड़ेगा, राइट। और वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में तब आ पाएगा जब वो एनर्जी रिलीज करे, राइट। सो इलेक्ट्रॉन को फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एनर्जी रिलीज करनी है, और ये एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में रिलीज करता है, फोटॉन्स के फॉर्म में, राइट। सो बेसिकली इन्हीं फोटॉन्स के कारण हमको जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है या जो स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिल रहा है। सो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, जो एटम्स हैं वो लाइट इमिट कर रहे थे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि जो एटम्स हैं उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और उस एब्जॉर्प्शन के कारण जो ये पूरी प्रोसेस मैंने समझाई है, उस प्रोसेस के कारण जब स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलेगा तो दिस स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम डिफाइन करें, सो जब व्हाइट लाइट को हम एक सॉलिड, लिक्विड या गैस
किसी भी फेस से पास करवाते हैं तो जो सब्सटेंस है वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलता है, या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के बैंड्स हमको देखने को मिलते हैं, बाकी जगह पे हमको डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती है, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन द इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज जस्ट दैट कि एब्जॉर्प्शन में जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होने के कारण हमको स्पेक्ट्रम दिख रहा है, और एमिशन में लाइट एमिट होने के कारण हमको एक्सप्रेशन जो स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिल रहा है, राइट। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर कि जो स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है। ऑल्सो इसके जो टाइप्स हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि जो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हमको देखने को मिलते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। दिस थिंग आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। नाउ आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन एटम का बेसिकली बहुत से साइंटिस्ट थे दैट दे वर इंटरेस्टेड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। सो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकाला गया। जब हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से पास करवाया गया तो हमको उसमें भी अलग अलग वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो देखने को मिली है, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसा होता है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है इन डिटेल, राइट। So the atomic spectrum of hydrogen consists of certain group of spectral lines. Basically हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रा ऑब्टेन किया गया तो वहां पे भी आपको कुछ सर्टेन वेवलेंथ की लाइट्स मिली, सर्टेन वेवलेंथ के बैंड्स मिले, एंड दैट सर्टेन वेवलेंथ के जो बैंड थे उनको बोला गया स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। सो बेसिकली यहाँ पे आपको 5 अलग अलग तरीके की रेंज में आने वाले या 5 अलग अलग वेवलेंथ के जो स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिला। द फर्स्ट वन वुड बी लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, एंड द लास्ट वुड बी पीफुंड। 5 अलग अलग वेवलेंथ में आने वाले स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिला। द लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पीफुंड। इनकी स्पेशलिटी ये थी या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि लेमन सीरीज जो थी, लेमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिल रहा था वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का था, राइट। और किस रेंज में आ रहा था, तो वो आ रहा था हमारी यूवी रेंज में, अल्ट्रावायलेट रेंज में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है उस रेंज में जो स्पेक्ट्रम है वो आ रहा था, और उस पर्टिकुलर सीरीज को नाम दिया गया लेमन सीरीज। देन बामर में हमको जो रेडिएशंस देखने को मिली वो विजिबल रेंज में आ रही थी। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि पहले बामर की डिस्कवरी हुई, उसके बाद लेमन की डिस्कवरी हुई। द रीजन वाई पहले बामर की डिस्कवरी हुई इज दैट कि लेमन में जो सीरीज हमको देखने को मिल रही थी वो विजिबल रेंज में आ रही थी, इसलिए उनको पहले रिकॉग्नाइज कर पाए हम। और लाइमन में जो सीरीज आ रही थी दैट वर इन द अल्ट्रावायलेट रेंज, और चूंकि हम उसको देख नहीं सकते इसलिए उसकी डिस्कवरी जो है वो बाद में हुई, राइट। तो लेमन यूवी रेंज, बामर विजिबल। इसके बाद वाली जो दोनों थी वो आपको आईआर रीजन में आई, दैट इज इंफ्रारेड रीजन में, वेदर इट बी द ब्रैकेट और पाशन, ये दोनों जो थी वो आईआर रेंज में, दैट इज इंफ्रारेड रेंज में लाई करती है। पीफुन की अगर मैं बात करूं तो पीफुन जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। सो बेसिकली हाइड्रोजन के 5 अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हमको देखने को मिले, या हम ये बोल सकते हैं कि 5 अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रल लाइंस हमको देखने को मिली। उन सबकी स्पेशलिटी थी कि वो अलग अलग वेवलेंथ रेंज में लाई कर रही थी, राइट। नाउ ये जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज आइडेंटिफाइड बाय
जॉन जैकब बामर। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो बामर सीरीज की हुई थी, उसके बाद बाकी सारी सीरीज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई, राइट। तो सबसे पहले बामर सीरीज को इन्वेंट किया गया था, और जो बामर सीरीज की वेवलेंथ है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली दैट फॉर्मूला इज 1 में लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इनटू 1 में z स्क्वायर माइनस 1 में n स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ the spectral lines that come in the Balmer series, where r is the Rydberg's constant, z is the atomic number, और n जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, राइट, विच कैन बी एनी इंटीजर। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता हो, सो उसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द बामर फॉर्मूला। बेसिकली हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के लिए ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले कहाँ से आए ये भी समझेंगे लेटर ऑन इन द चैप्टर। उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। सो ये सारी चीज़ें, चूंकि सबसे पहले बामर की डिस्कवरी हुई थी इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है ये वाला फॉर्मूला पढ़ना। इसके बाद हम डिटेल में इन सबके लिए फॉर्मूले पढ़ेंगे लेटर ऑन इन द चैप्टर, राइट। I think I have called this Z as the atomic number. This Z is not the atomic number. This Z will be the number of the spectral lines, right? जब लेमन के लिए हम पुट करेंगे तो Z is equals to 1 आ जाएगा, बामर के लिए 2 आ जाएगा, पार्शियल के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पीफुल के लिए 5. So the formula will remain the same for all the series we are talking about. The only difference will be that Z की जगह हम values पुट करते जाएंगे। जब आप बात करेंगे लेमन की तो Z की जगह पे 1, बामर के लिए 2, पार्शन 3, ब्रैकेट 4 और पीफुन के लिए 5, राइट। सो इन फॉर्मूलों इनकी हेल्प से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं जो स्पेक्ट्रल लाइंस किसी पर्टिकुलर रेंज में आ रही हैं उनकी, राइट। सो that's all for today's class, students. Today we have seen the basic concept of atomic spectra, right? In this chapter we are going to discuss the atomic spectra in detail, किस तरीके से जो spectrum है वो obtain किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग discuss करेंगे। Now that's all for today's class. In our next class we are going to study about कि क्या वो reasons थे जिनके कारण रदरफोर्ड का atomic model जो है वो fail हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सी चीज़ें जो थी रदरफोर्ड ने हमको करेक्टली एक्सप्लेन की थी, बट कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिनके कारण रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया। और उसके बाद हमारे पास आया बोर का एटॉमिक मॉडल। क्या वो मॉडिफिकेशंस थे जो बोर ने हमको बताए थे रदरफोर्ड के मॉडल में, जिसके कारण जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सेप्ट किया गया। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।